नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम हॉर्टिकल्चर के बहुत ही जाने माने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैम और जेली। वैसे तो कुछ स्कूलों में इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जहाँ पे आपको जैम और जेली बनाना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे। जैम और जेली कैसे बनती है ये आपकी मर्जी है, आप सीखना चाहो तो यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है होम साइंस की, वहां आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम देखेंगे कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी जॉब को पकड़िए, एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, फ्यूचर सिक्योर कीजिए और जैम जेली का ऑर्डर ही दे दीजिए। आप बनाने का झंझट छोड़िए। ठीक है, तो बात करते हैं जैम एंड जेली की। जैम और जेली में डिफरेंस देख लीजिए। एक्चुअली मैं अभी जो बताऊंगा, ये जो भी चीजें हैं लिखी हुई हैं, ये मैं बता रहा हूं तो आप ये समझें कि तैयार जैम और जेली की चीजें हैं। ठीक है, मतलब इसी से ही आपको पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे आपको सिस्टम दिख रहा है, जैसे टीएसएस परसेंटेज वगैरह, एसिडिटी वगैरह, ये तैयार जैम या तैयार जेली का होगा परसेंटेज। ठीक है, तो इससे ही हम जब इनको टेस्ट करेंगे कि जेली तैयार है या नहीं, तब इन्हीं चीजों को चेक किया जाता है कि टीएसएस परसेंटेज वगैरह कितना है। ओके, तो पहले तो जैम से स्टार्ट करते हैं। जैम ओपेक, मतलब जैम जो होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा होता है, और उसके लिए सुटेबल फ्रूट जो है, उपयुक्त फल एप्पल है। सबसे उपयुक्त फल एप्पल है, चाहे और कुछ भी लिखा हो, सबसे उपयुक्त फल एप्पल है। और भी है जैसे कि पाइन एप्पल, पपाया, इनसे भी जैम अच्छे खासी तैयार हो जाती है। टीएसएस परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाता है जैम का, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। इजी टू मॉडरेट एग्जाम अगर रहता है तो उसके अंदर जैम और जेली की टीएसएस परसेंटेज में बात खत्म हो जाती है। लेकिन मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम जाएगा, या मॉडरेट में भी लगभग आपसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव में आप देखो कि हाँ भी हम फ्रूट, जैसे किसी ना किसी फ्रूट को प्रिजर्व करते हैं किसी ना किसी मेथड से। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनके टीएसएस परसेंटेज आपको याद करने होंगे और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो अभी के लिए देखेंगे जैम का 68% होता है। ये थोड़ा सा अलग पड़ेगा, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों को 65% में ही कंफ्यूज रहते हैं वो, इसीलिए जैम का ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि वो 65 नहीं होता, थोड़ा सा हटके होता है, 68 होता है। जेली की बात करें, जेली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, आर पार दिखाई देता है जेली में से। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट है ये। सुटेबल फ्रूट जेली के लिए आप देखोगे गुआवा है। फ्रूट थोड़े से खट्टेपन वाले होते हैं ना, वो ज्यादातर इसके अंदर आते हैं। मेरा ये पर्सनल तरीका है थोड़ा एग्जांपल्स को याद करने का। तो गुआवा सबसे बेस्ट फ्रूट है, सबसे उपयुक्त फल है जेली मेकिंग के लिए। और जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, इनकी भी जेली तैयार की जाती है। टीएसएस परसेंट देखा जाए जेली का तो 65% टीएसएस आपको देखने को मिलता है। अब खट्टेपन की बात करें, एसिडिटी की बात करें, तो जैम के अंदर 0.5 टू 0.6% तक आपको एसिडिटी देखने को मिलती है, और जेली के अंदर एसिडिटी थोड़ी ज्यादा है, 0.75 टू लेके 0.90% तक आपको एसिडिटी देखने को मिल सकती है। दोनों के अंदर ही फ्रूट पार्ट का परसेंटेज सेम रहेगा, 45%, 45%, जैम में भी जेली में भी। मुख्य घटक की बात करें तो जैम का मुख्य घटक है फ्रूट पल्प, फल का गुदा, लेकिन जेली का मुख्य घटक है पैक्टीन 1%। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पैक्टीन पे, कि जेली के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य घटक कौन सा है, पैक्टीन है, यहाँ से जेली पे। ठीक है, अब जैम के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि जैम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं। सबसे पहले फ्रूट लेंगे। अब हम जैसे मानते हैं कि सबसे बेस्ट फ्रूट एप्पल है, तो एक बार एप्पल मान लेते हैं, तो आप 1 किलो फ्रूट लेंगे। 1 केजी फ्रूट के साथ आप शुगर ऐड करेंगे। अगर आप जेली देखें कि आपने जो तैयार कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर मिठास है, वो थोड़ी मीठी है, तो शुगर कम ऐड कर देंगे, क्योंकि ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ी कम मीठी है या सोर है, कड़वी है, ठीक है, कड़वी तो नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा कम मिठाई मानो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर शुगर थोड़ी ज्यादा ऐड कर देंगे, 1.25 केजी ऐड कर देंगे। स्वीट के लिए 0.750 केजी ऐड कर देंगे। ठीक है, और बात करें सिट्रिक एसिड की, जैम के लिए सिट्रिक एसिड कितना, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी। अगर 1 केजी फ्रूट ले रहे हो ना, तो 2 से 3 ग्राम इनफ है, इतना आप सिट्रिक एसिड ऐड करते हो। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स से क्वेश्चन आते हैं? नहीं मानो आप, बहुत कम चांस है नहीं आते। ठीक है, सिट्रिक एसिड का पूछ ले तो पूछ ले। शुगर पे आप कह सकते हो कि स्वीट है तो 0.75, और अगर सोर है तो 1.25 है, तो आप 1 केजी जितना फ्रूट ले रहे हो उतना ही शुगर ले सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुगर पे तो चांस यहां से तो नहीं आएगा, जहां आएगा मैं आपको बताता हूँ शुगर पे क्वेश्चन कहां से आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जज करते हैं कि जेली बन चुकी है नहीं बन चुकी। गैस को कब बंद करें? गैस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब जेली तैयार होगी। तो आप कैसे करेंगे, आप टीएसएस परसेंटेज देखोगे। अगर जैम तैयार कर रहे हो, जैम को जज कर रहे हो, तो आप देखो कि अगर 68% टीएसएस वैल्यू आ रही है, किस पे, रिफ्रेक्टोमीटर, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि आप टीएसएस परसेंटेज किससे चेक करोगे,
हाइड्रोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से, पिग्नोमीटर से, किससे? तो रिफ्रैक्टोमीटर से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको इस मीटर का नाम बताना पड़ेगा, जिससे आप टीएसएस परसेंटेज चेक करोगे। और 68% अगर रीडिंग दिखा दी इसने, तो आप समझो कि आपकी जेली तैयार है। गैस को बंद कर दो, स्टोव को। टेम्परेचर देखो, 105.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आ चुका है, तो समझो कि आपका जैम तैयार हो चुका है। इस तरीके से शीट या फ्लेक टेस्ट, इसमें क्या होता है, चम्मच में आप गरम गरम जेली को उठाओ, सॉरी जैम को, चम्मच में आप गरम गरम जैम को उठाओ। अब चम्मच को जैसे आप देखते हो कि ये चम्मच है, इसके अंदर आपने जैम को भर लिया। अब आप नीचे देखोगे कि उसके ना भाप की परत बन रही होगी, भाप की, ठीक है। तो वो भाप की परत देखोगे, तो अगर वो बन रही है गरम गरम, मतलब इतना 105.5 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, मतलब वो चेक करने का तरीका है कि अगर भाप की वो लेयर बन रही है उठाने के बाद, चम्मच में डालने के बाद अगर वो बन रही है, तो जेली जैम, सॉरी जैम आपकी तैयार है। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट कैसे? अगर आपने जैम को भर लिया चम्मच में, अब आप उसे गिरा रहे हो, अब वो एक एक जैसे लिक्विड, पतला लिक्विड गिर रहा है, या एक साथ ही गिर रही है सारी, एक साथ गिर रही है तो पक्के तैयार है। अगर ऐसे पतला पतला लिक्विड गिर रहा है, तो अभी तक वो पक्के तैयार नहीं है। इस तरीके से वेट, वेट कितना, शुगर जितनी आप डाली है, आपने जितनी शुगर डाली है उसका 1.5 मल्टीपल, मतलब 1.5 गुना आप देखोगे कि वेट हो जाएगा आपकी जैम का। ठीक है, जितनी आपने शुगर डाली है उसका 1.5 गुना। अगर ये आपने 1 किलो शुगर डाली थी, तो आपका जो जैम है उसका वेट कितना होगा, 1.5 केजी हो जाएगा टोटल का। ठीक है, तो वेट बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो जैम है वो तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो सेम पॉइंट है, लगभग ऐसे ही सारे के सारे सेम पॉइंट आपको जेली में याद रखने हैं। जो जैम के हैं वही जेली के हैं। बाकी आगे चलते हैं, आपको जेली के बारे में भी बता देते हैं। जेली के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो गुआवा है, एक फर्म राइप, एक अच्छा खासा बड़े पका हुआ आप गुआवा ले लो। 1 केजी फ्रूट की हम तैयार करते हैं जेली। ट्रांसपेरेंट होती है जेली, ये बात याद रखना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेली ट्रांसपेरेंट होती है और जैम जो होता है वो ओपेक, मतलब गाढ़ा होता है। शुगर कितनी लेते हैं जेली में, डिपेंड्स ऑन पेक्टिन। अब पेक्टिन की मात्रा होगी तो आपको पता लगेगा कि शुगर कितनी लेनी है, आपको पेक्टिन की मात्रा पता होनी चाहिए। सिट्रिक एसिड इसके अंदर 2 से 3 ग्राम पर केजी, वैसे उसी की तरह 1 केजी फल ले रहे हैं तो। अब पेक्टिन टेस्ट करना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर पेक्टिन की मात्रा नहीं पता तो शुगर की मात्रा नहीं पता चलेगी। तो पेक्टिन का टेस्ट 2 तरह से होता है, एक होता है एल्कोहल टेस्ट और एक होता है जेल मीटर टेस्ट। ये 2 टेस्ट हैं पेक्टिन के, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर मेरी तरफ से जो आपको इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड है, वो है जेल मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कोहल टेस्ट की। एल्कोहल टेस्ट में आपको इतना ही बताया जाएगा कि हाँ भी अच्छा खासा पेक्टिन है, गुड पेक्टिन है, मीडियम पेक्टिन है, लो पेक्टिन है या लोएस्ट पेक्टिन है। ठीक है, जबकि जेल मीटर के अंदर आपको प्रॉपर रीडिंग आएगी कि पेक्टिन 1.25 है, पेक्टिन 1.0 है, 0.75 है, 0.5 है। अब जितना पेक्टिन उतना ही आप क्या ले लोगे, शुगर ले लोगे, क्योंकि पेक्टिन और शुगर इसको ऐसे समझो न्यूट्रलाइज कर रहा है थोड़ा। ठीक है, 1.25 आपका रीडिंग आ रही है जेल मीटर में पेक्टिन की, तो आप केजी, उतने केजी ही शुगर डाल दोगे, 1.25 केजी वैसे ही। ठीक है, अगर लोएस्ट पेक्टिन है तो ये सुटेबल ही नहीं है आपका जेली मेकिंग के लिए, तो इसको तो आप कंसीडर ही नहीं करोगे, आप यही देखोगे। ठीक है, आपको कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि अगर एक के तो हमारे पास रीडिंग है जेली की, सॉरी पेक्टिन की रीडिंग अगर 1 है, तो क्या शुगर कितना डालेंगे, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। आएगा तो आपसे मीटर ही पूछेगा कि कौन सा मीटर, जैसे जेल मीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, इनमें से कौन सा है जो पेक्टिन की मात्रा कैलकुलेट करके आपको बताता है। ठीक है, तो आप बताओगे जेल मीटर है, इस तरीके से। ठीक है, शुगर पे यहाँ पे भी इतना क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि शुगर डिपेंड करता है, शुगर जो डालनी है जेली की कितनी डालनी है, वो डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन पेक्टिन। ठीक है, कि पेक्टिन की जितनी मात्रा होगी उस पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शन मतलब देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में। अब जजिंग देखो, कब आपको गैस स्टोव बंद करना है। ठीक है, जजिंग वैसे ही टीएसएस परसेंटेज जेली के लिए कितना था, 65% था, तो वो चेक करेंगे आप किससे करेंगे, रिफ्रैक्टोमीटर से। टेम्परेचर टेस्ट वही सेम, 105.5 डिग्री सेल्सियस। शीट और फ्लेक टेस्ट सेम, अगर चम्मच पे वो भाप की लेयर बन रही है तो आप समझ जाना कि पक चुकी है। मतलब ये एक तरह से टेम्परेचर को ही चेक कर रहा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी वो भाप की लेयर बनेगी ना। ड्रॉप टेस्ट गिरा के देखिए, एक साथ गिर रही है या बूंद बूंद में। और जेली का जो वेट है वो 1.5 टाइम वेट हो जाएगा, मल्टीपल 1.5 टाइम्स। ठीक है, अगर 1 किलो शुगर डाली है तो 1.5 केजी आपका वेट होना चाहिए जेली का, वैसे ही। ठीक है, तो सेम ही। तो जेली मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन कैसे,
विपिंग जेली बोलते हैं। विपिंग जेली मतलब हिंदी में लिखा होता है आंसू, आंसू वाली जेली, ठीक है। मतलब ढंग से तैयार नहीं हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए ड्रॉप टेस्ट के अंदर कि आप चम्मच में भर के गिरा रहे हो, तो वो बूंद बूंद गिर रहा है, ठीक है। तो वैसे समझे कि विपिंग जेली है आपकी, जेली पक के तैयार नहीं हुई है, आंसू वाली जेली है, ठीक है। साइनेरेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है विपिंग जेली। ज्यादातर क्वेश्चंस में विपिंग विपिंग जेली ही लिखा आएगा। अगर विपिंग नहीं लिखा रहा तो साइनेरेसिस भी आप जरूर याद रखना। ये कैसे होता है, अब इसमें से या ये तो तीनों दिए हो सकते हैं और लास्ट में लिखा हो सकता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या इनमें से कोई एक रीजन लिखा होगा और बाकी कुछ और रीजन होंगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ एसिड, अगर एसिड की मात्रा जैसे आपको बोला सिट्रिक एसिड की 2 से 3 ग्राम पर केजी होना चाहिए, आपने डाल दिया 4 से 5 ग्राम पर केजी, तो वो क्या हो जाएगा, विपिंग जेली, फिर आपकी जेली तैयार ही नहीं होगी, ठीक है। लैक ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन की कमी हुई तो काम खराब हो जाएगा, इसीलिए कहा कि अगर लोएस्ट पैक्टिन है तो वो नॉट सुटेबल है, ठीक है, वो यूज ही नहीं करना। तो लैक ऑफ पैक्टिन भी विपिंग जेली, ठीक है, रुलाने वाली जेली हो जाएगी आपकी। लैक ऑफ शुगर, शुगर की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए, और इसकी तो वैसे भी जेली की डिपेंड किस पे करती है, पैक्टिन की मात्रा पे। तो लैक ऑफ पैक्टिन, लैक ऑफ शुगर, एक ही बात हो चुकी है, ठीक है। और एक्सेस ऑफ एसिड भी लगभग सिमिलैरिटी सी है ना, कि शुगर कम हो रहा है तो एक्सेस होगा एसिड का, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को। अब आप देखते हो कि आपका जो सेट है जेली बनाने का, उसमें फेलियर देखने को मिलता है। वो फेलियर कैसे देखने को मिलता है, फेलियर इसलिए देखने को मिलता है, या तो लैक ऑफ पेक्टिन हो गया या एक्सेस ऑफ शुगर होगी, शुगर ज्यादा हो चुकी हो जाए या पेक्टिन की कमी हो जाए, ठीक है। इस वजह से आपको फेलियर देखने को मिलता है सेट में, क्योंकि इम्बेलेंस हो गया। आपको कहा था जितना पेक्टिन है ना उतनी शुगर लेनी है, तो इम्बेलेंस नहीं होना चाहिए कि शुगर ज्यादा पेक्टिन कम, पेक्टिन ज्यादा शुगर कम, ठीक है। तो ये चीजों की वजह से आपको फेलियर देखने को मिलता है सेट में। फोगी या क्लाउडी, मतलब ऐसे आपको बुलबुले से दिखाई देंगे जेली पे आपकी, फोगी या क्लाउडी जेली। अगर आपने जो पके हुए, ठीक है, पके हुए फल का यूज नहीं किया, आपने कच्चे फलों का यूज कर लिया, तो आपको जेली कैसी मिलेगी, फोगी या क्लाउडी मिलेगी। नॉन क्लैरिफाइड जूस, जो उसका जो जूस है वो भी अच्छे से आपने क्या किया, छाना नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आपको बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिले हैं, इस तरीके की जो चीजें होगी, क्योंकि जेली पारदर्शी है, ठीक है। उसको पारदर्शी करने के लिए से क्लैरिफाइड साफ होना चाहिए था, ठीक है। तो नॉन क्लैरिफाइड जूस देखने को मिलेगा, तो भी आपकी जेली प्रॉपर तैयार नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, फोगी और क्लाउडी जेली आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे, मैं आपको जो दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो विपिंग जेली पे दे रहा हूँ। विपिंग जेली के जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद करना, बाकी आपको याद रहे तो ठीक है, पर विपिंग जेली को जरूर कंसीडर करना। अब मैं बात कर रहा था टीएसएस परसेंटेज और कहां कहां से पूछे जाते हैं। जेली मार्मलेड ये थोड़ा अलग है, जेली मार्मलेड ना लिखा हो, कभी कभी मार्मलेड ही लिखा होता है, तो उसका टीएसएस परसेंटेज 65% है, सेम जेली की तरह। उसके अंदर जेली प्लस सिट्रस पील, मतलब सिट्रस के छिलकों का यूज किया जाता है। बेस्ट फ्रूट इसके लिए मैंड्रीन है। ये पूरी की पूरी लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया, जो मॉडरेट टू हाई लेवल पे जा रहे हैं। प्रिजर्व की बात करते हैं, प्रिजर्व में 68% टीएसएस रखते हैं, मुरब्बा की बात हो रही है ये, ठीक है। और फोर्किंग, बेस्ट फ्रूट फॉर आंवला, ठीक है, आंवले का ही यूज किया जाता है इसके अंदर मुरब्बे में। और फ्रूट पार्ट के अंदर 55% तक फल का भाग रखा जाता है। तो ये ठीक ठीक है, इस पे इतना नहीं पूछा जाएगा। फोर्किंग आपको मुरब्बा बनाने के लिए आंवला सबसे बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना, ही इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। कैंडी बनाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, बेर का यूज करते हैं, पता होना चाहिए आपको। आंवला जैसे उसकी यूज करते हैं। और वेजिटेबल्स में ऐश गार्ड, आगरे का पेठा आपने सुना होगा, ऐश गार्ड पेठा होता है ना, आगरे का पेठा, ये बेस्ट फ्रूट। बेस्ट फ्रूट में तो दो फ्रूट, बेर और आंवला, वेजिटेबल में ऐश गार्ड। 70% तक टीएसएस देखने को मिलता है, इस पे भी इतना क्वेश्चन देखने मिलेगा। केचप और सॉस, केचप के लिए 28% और सॉस के लिए 30%, दोनों के लिए फ्रूट टोमेटो, ये भी ठीक ठाक है। जब आपके पास टाइम हो अच्छा खासा इनको रिपीट करने का, तो इनको याद तो जरूर रखना है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली जो आपको याद रखना है वो बेवरेज में याद रखना है। बेवरेज क्या होता है, पीने वाली जो ड्रिंक्स होती हैं उनको बोलते हैं बेवरेज। और इसके अंदर आरटीएस है, रेडी टू सर्व, ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें फल भाग कितना होता है, 10% होता है, और टीएसएस भी 10% होता है। यहाँ के मतलब आरटीएस के टीएसएस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे को 65 68 से फुर्सत नहीं मिलती कि वो 10% वाला याद रखे। तो आरटीएस 10% तक आपको क्या देखने को मिलता है, टीएसएस देखने को मिलता है इसमें। तो आप आरटीएस को जरूर याद रखेंगे। इनमें से जैम और जेली के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आरटीएस है, फिर जेली मैंड्रीन आपका। स्क्वैश में क्या होता है, 25% फ्रूट पार्ट होता है स्क्वैश में, और 40 to 50% टीएसएस।
कार्डियल में 25% फ्रूट पार्ट, 30% तक आपको क्या टीएसएस देखने को मिलता है। शरबत में आपको 0% फ्रूट पार्ट देखने को मिलता है। शरबत आपका प्रॉपर एक आर्टिफिशियल ड्रिंक ही है, उसके अंदर कोई फ्रूट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपको शुगर दबा के मिलती है, तो टीएसएस परसेंटेज हाई हो जाता है, टोटल सोल्युबल सॉलिड्स हाई हो जाता है। वो कितना है, कभी कभी मोर देन 65% लिखा हुआ है और कभी कभी मोर देन 70% तक भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से क्या टिक करेंगे, एक ही बात है, मोर देन 65% भी 70% को तो टच करेगा ही, तो मोर देन 70% तक आप टिक कर सकते हो। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर ज्यादातर देखने को मिलेगा तो मोर देन 65% ही देखने को मिलेगा। ओके, एक्स्ट्रा में आपको मैं बता रहा हूँ चटनी, चटनी में 40% फ्रूट पार्ट और 50% तक टीएसएस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ आरटीएस याद रखना, आरटीएस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, रेडी टू सर्व। कभी कभी आरटीएस का नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस में आरटीएस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रेडी टू सर्व। अब देखिए रिफ्रैक्टोमीटर क्या था, रिफ्रैक्टोमीटर होता है आपका टीएसएस परसेंटेज बताता है। टीएसएस की फुल फॉर्म है टोटल सोल्युबल सॉलिड्स। तो ये जो जेट का एग्जाम होता है ना आपका, ठीक है, यूजी के लिए, ठीक है, बीएससी करने के लिए जो जेट का एग्जाम देते हो वहां पे आपको इन चीजों की फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर तो पूछ लिया जाता है जनरली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जेल मीटर की बात करूं तो ये पेक्टिन टेस्ट के लिए, मतलब पेक्टिन की मात्रा बताता है। सेलोमीटर सेलो साल्ट की कंसंट्रेशन, नमक की सांद्रता बताता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को अमूमन मिलते हैं। नेशनल पिकल ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल पिकल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जो अचार कौन सा है, वो है लाइम, ठीक है, नींबू। और मोस्ट पॉपुलर पिकल इन इंडिया, भारत का सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध अचार कौन सा है, वो है आम का अचार, कैरी का अचार। मोस्ट पॉपुलर पिकल इन वर्ल्ड, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर अचार कौन सा है, कुकुम्बर का, ठीक है। अगर आपने कार्टून्स वगैरह देखे ना छोटे होते, तो जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह ऐसे कार्टून देखते हैं, उनके अंदर जैसे ही वो पिकल का बॉक्स ओपन करते थे तो उन वहां पे आपको कुकुम्बर का अचार देखने को मिलता है, अगर किसी को याद है तो। विनेगर, ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड 4 to 5% तक, इससे मतलब विनेगर क्या होता है, विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है। ये बहुत बेसिक बात हो चुकी है आजकल, तो इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर डॉक्टर एस के रॉय और डॉक्टर एस आर कुर्डिया ने दिया था। इसके अंदर ऐसे समझिए कि फ्रीजर की तरह इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं होती, ईंट कंक्रीट सीमेंट वगैरह से इन्होंने तैयार किया एक चैम्बर, और उसके अंदर ये फ्रूट वगैरह को प्रिजर्व करते थे, साइडों में ठंडा पानी भर देते थे, ऐसे समझो कि उसकी बाउंड्री के पास ठंडा पानी भर के, और एक बिल्कुल देसी जुगाड़ किया इन्होंने, जिसे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बोला। ऐसे समझिए कि जीरो एनर्जी इसलिए बोला क्योंकि उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसने दिया, एस के रॉय ने, एस आर कर्डिया ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, अच्छा ये काम आएगा। इसको आप और डिटेल में चेक करना, ठीक है, गूगल पे या चैट जीपीटी जाके और डिटेल में पढ़ना। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे सिमट जाएगा, यहीं पे सिमट जाएगा, बिल्कुल कुछ ज्यादा इसमें है नहीं डिटेल में, लेकिन थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए ताकि ये चीजें आपको जहन में बस जाए। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर क्या है, ये एक तरह का फंगस है। औद्योगिक रूप से इसमें क्या करते हैं, जब इसे स्टार्च या शुगरी मीडियम दिया जाता है ना, ठीक है, तो वहां पे ये क्या करता है, हाई हाई कैपेसिटी में, अधिक मात्रा में सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो औद्योगिक रूप से अगर सिट्रिक एसिड को तैयार करना हो तो एस्परजिलस नाइगर फंगस का यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात थी, इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा एस्परजिलस नाइगर किसका प्रोडक्शन करता है, तो सिट्रिक एसिड का करता है, बता देना। और बस इतना ही था आज का हमारा जैम जेली से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।